हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम फॉर द लेक्चर टुडे। आज के वीडियो में हम एक नया कंसेप्ट स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी किया है और उसी को थोड़ा सा और डेवलप करते हैं हम। आज ये नया कंसेप्ट लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। स्टूडेंट्स, एक बात याद रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी कंसेप्ट है। ऐसी कोई रियल लाइंस जैसा कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स को समझने के लिए हम अक्सर सिचुएशन को समझने के लिए ऐसी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सो दैट हम समझ सके कि फील्ड कैसे बिहेव करता है। तो व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज एन इमेजिनरी कंसेप्ट। एक रियल ऐसा कोई कंसेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। माइकल फैराडे ने सबसे पहले ये कंसेप्ट डेवलप किया था स्टूडेंट्स, और ये बेसिकली क्या है तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? इट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको कोई भी चीज समझानी है तो कभी कभी क्या होता है कि आप डायरेक्टली समझाओ तो समझ में नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को आपको समझाना है कि टीवी कैसा दिखता है, तो आप क्या करोगे, एक ऐसा रेक्टेंगल बनाओगे और उसमें नीचे कुछ बटन दिखाओगे, आप ऐसा कुछ डायग्राम ड्रॉ करोगे तो आप उसको समझा सकते हो कि वो ऑब्जेक्ट कैसा दिखता है, या मोबाइल कैसा दिखता है। तो आपको समझाना है तो ऐसे डायग्राम ड्रॉ करके आप समझा सकते हो। उसी तरह से फील्ड को समझना है तो ये एक सिर्फ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। ऐसे रियल लाइंस कभी एग्जिस्ट नहीं करती है यार। एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली होता क्या है, तो इट इज अ पाथ अलोंग विच अ पॉजिटिव चार्ज वुड मूव इफ इट इज फ्री टू डू सो। ये डायग्राम देखो आप जानते हो कि किसी भी पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है। तो मैंने एक पॉजिटिव चार्ज ड्रॉ किया है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ किया है। अब अगर इस फील्ड में मैंने कोई पॉजिटिव चार्ज यहां रखा होता छोटा सा, तो वो इसी डायरेक्शन में बाहर जाता। अगर मैंने कोई पॉजिटिव चार्ज को यहां रखा होता तो वो ये डायरेक्शन में इसे बाहर जाता। तो ये फील्ड लाइंस क्या है, तो वो हमको सिर्फ एक टेस्ट चार्ज किस डायरेक्शन में जाएगा वो समझाने के लिए एक इमेजिनरी लाइन होती है। रियल लाइंस ऐसी कोई एग्जिस्ट नहीं करती है, इस बात को आप याद रखो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज एन इमेजिनरी कंसेप्ट एंड इट रिप्रेजेंट्स द पाथ अलोंग विच अ पॉजिटिव चार्ज वुड मूव इफ इट इज फ्री टू मूव सो। उसका एक्चुअल डेफिनेशन क्या है देखो स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ कर्व ड्रॉन सो दैट द टेंजेंट टू इट एट ईच पॉइंट इज द डायरेक्शन ऑफ द नेट फील्ड एट दैट पॉइंट। इसका मीनिंग हम थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं प्रॉपर डायग्राम ड्रॉ करके। तो ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको इन्हें कॉपी कर लेना है। अगर डायरेक्टली टाइम नहीं है तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर के इनको कॉपी कर सकते हो। मैं आगे बढ़ूंगा ये कंसेप्ट को एक्सप्लेन करते हुए। स्टूडेंट्स, एक काम करो, मैंने यहां पर जो डायग्राम ड्रॉ किया उसको जरा ध्यान से देखो और मुझे एक बात बताओ कि वेक्टर के बारे में आप लोगों ने जब 11th क्लास में पढ़ा था तो वेक्टर के बारे में क्या पढ़ा था? अब वेक्टर का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हो? पिक्टोरियल या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर कैसे करते हो? तो यू रिप्रेजेंट वेक्टर बाय एफ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। हाउ डू यू रिप्रेजेंट अ वेक्टर? बाय डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ऐसे एरो से आप वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हो। और देखो, ये वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो उस फिजिकल क्वांटिटी का डायरेक्शन होता है। एरो का जो डायरेक्शन होता है वो वेक्टर का डायरेक्शन होता है, और इसका जो लेंथ होता है वो क्या डिनोट करता है? मैग्नीट्यूड को डिनोट करता है। तो आपको वेक्टर के बारे में दो इंफॉर्मेशन मालूम है। एरो का जो डायरेक्शन है वो वेक्टर का डायरेक्शन होता है, और इसका जो लेंथ होता है वो क्या डिनोट करता है? मैग्नीट्यूड को डिनोट करता है। तो अभी यहां पर मैंने बोर्ड पर एक डायग्राम ड्रॉ किया होगा, देखो आप। ये एक पॉजिटिव चार्ज है। अब इसमें मैंने एरोस कैसे बनाया है, तो जो चार्ज के एकदम बाजू में जो एरोस है वो मैंने बड़े बड़े एरोस बनाए। फिर जैसे जैसे हम दूर जाते हैं ये एरोस छोटे हो जाते हैं, और थोड़े दूर गए हम तो एरो और छोटा हो गया। ये एरो छोटा है, और थोड़ा दूर गए तो एरो और छोटा हो गया। As you go away from the charge, the arrows become smaller and smaller. This gives you two ideas, two information. First,
the arrow is pointing in the outward direction. That means electric field from a positive charge is radially outwards. One thing. Second thing, you know that electric field, as you go out, as you go away from the charge, the magnitude of electric field decreases. What is the formula for magnitude of electric field? E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square. You remember this formula. This Q is our source charge. Let me write capital Q. We have a habit of writing capital Q for the small source charge. So, the magnitude of the source charge goes on, as the distance increases, the magnitude of electric field goes on decreasing. जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होता जाता है. तो देखो जैसे जैसे आप चार्ज से दूर होते जा रहे हो, as you are going away from the charge, what happens? The arrow becomes smaller and smaller. That means the magnitude of electric field is decreasing. Students, this was the idea initially developed by Faraday. With passage of time, they started drawing the same diagram in a different way. Now, this is an isolated positive charge. Isolated मतलब उसके आसपास में दूसरा कोई चार्ज नहीं है. और आप समझ सकते हो अगर मैंने एक आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज लिया होता तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे एरोस पॉइंटिंग इनवर्ड्स ऐसे दिखाता. यू कैन अंडरस्टैंड दैट. और फिर जैसे जैसे हम दूर जाएंगे ये एरोस छोटे छोटे बनाते जाएंगे. ठीक है. So this is the way you would represent an electric field, but we slightly change the concept now, and according to the modern concept, how do we represent an electric field? So we don't represent it by broken arrows. Now we represent it by continuous arrows. हम ऐसे continuous arrows बता देते हैं. हम ऐसे continuous arrows बता देते हैं. जो आउटवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट होता है. तो ये अपना जो नया कंसेप्ट है ना, इसमें भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. देखो ये जो डायरेक्शन है वो किसका इंफॉर्मेशन देता है? तो ये डायरेक्शन हमको ये समझाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज द आउटवर्ड डायरेक्शन फॉर अ पॉजिटिव चार्ज. लेकिन एक लोचा हो गया. अब हम ये कैसे बताएंगे कि जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा? तो क्या हमारा आइडिया लॉस नहीं हो गया? ये सेकेंड इंफॉर्मेशन जो है कि जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाते हैं उसका मैग्नीट्यूड कम होता है, वो कैसे समझ सकते हैं? तो उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है स्टूडेंट्स. देखो एक पॉजिटिव चार्ज के आसपास हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में एक सिमेट्री होती है. कैसे सिमेट्री होती है? स्फेरिकल सिमेट्री होती है. तो अगर मैं एक इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ कर देता हूं, ये एक इमेजिनरी स्फीयर है, ये दूसरा इमेजिनरी स्फीयर है. अगर मैंने इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ किया है तो स्फीयर के पास कोई छोटा सा सरफेस अगर मैं ले लेता हूं, अगर इतना सा कोई सरफेस मैंने ले लिया स्फीयर का, तो इसमें से कितने एरोस निकलते हैं? आप देखो 3 एरोस निकलते हैं ये रीजन में से. यहां से मैंने 3 एरोस निकाले हैं. ठीक है. अब मैं यही स्फीयर का थोड़ा बड़ा हिस्सा ले लूं, ये वाला पोर्शन ले लूं. ये बाहर वाला स्फीयर है, ये अंदर वाला स्फीयर है. तो ये अंदर वाले स्फीयर के इतने एरिया में से 3 एरोस निकल रहे हैं. ये बाहर वाले स्फीयर के इस एरिया में से भी 3 एरोस निकल रहे हैं. लेकिन कुछ फर्क नजर आ रहा है आपको? यहां पर एरिया छोटा है, छोटे एरिया में से ज्यादा एरोस 3 एरोस निकल रहे हैं, और यहां एरिया बड़ा है और उस बड़े एरिया में से भी 3 एरोस ही निकल रहे हैं. तो इससे एक बात आप समझ सकते हो, जैसे जैसे मैं स्फीयर को छोटा छोटा करता जा रहा हूं, अगर ये पॉजिटिव चार्ज में फिर से एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लूं, ये फील्ड लाइंस है. मैंने एक स्फीयर बहुत नजदीक बना लिया, तो यहां पर एरिया, इसका एरिया कम होगा. अगर मैंने इसको दूर बना दिया तो एरिया बढ़ गया, और ज्यादा बड़ा स्फीयर बना दिया तो एरिया और ज्यादा बड़ा हो गया. और आप क्या देखते हो, जैसे जैसे एरिया बड़ा बड़ा होता जाएगा
क्या नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चेंज होती है? नहीं, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस तो उतनी ही है। तो आप एक बात समझ सकते हो कि यहां पर एक कम एरिया में से ज्यादा फील्ड लाइंस पास हो रही थी और ये बाहर वाले स्फीयर में बड़े एरिया में से भी उतनी फील्ड लाइंस पास हो रही है। तो मुझे आप एक बात बताओ, कौन सी एरिया में, कौन से स्फीयर में फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा है? विच sphere has got a greater density of field lines? So obviously the sphere which is nearer to the charge has a greater density of field lines, and as you go away the density of field lines decreases. तो इससे एक बात समझो स्टूडेंट्स कि जैसे जैसे डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस कम होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होता है। इसी को थोड़ा अलग तरीके से समझो आप। देखो ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट में से मैं बहुत सारे एरोस निकालता हूं। कितने एरोस ड्रॉ करने का वो डिफर करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। डिफरेंट पीपल में ड्रॉ डिफरेंट नंबर ऑफ एरोस, बट दैट मेक्स नो डिफरेंस इन द डेंसिटी और इंटेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस। इंटेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस को उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। अभी आप देखो यहां पर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज को रखा हुआ है, ठीक है। अब ये जो रीजन है, इतने रीजन में डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा है और इस रीजन में डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस कम है। तो यहां पर डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा है तो हम ये बोलते हैं कि इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी ज्यादा है। इधर पे डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस कम है तो हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कम है। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ना, वो अब हमको जो इंफॉर्मेशन देता है, दो इंफॉर्मेशन देता है। एक तो डायरेक्शन के बारे में, हम डायरेक्शन से ये समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्जेस का। और दूसरा इंफॉर्मेशन जो हमको उसमें से मिलता है वो ये है कि उसका डेंसिटी जो होता है किसी एरिया में से पास होने फील्ड लाइंस का, उससे हम उसको मैग्नीट्यूड को समझ सकते हैं। सो दैट इज अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नाउ आई वाज डिस्कसिंग अबाउट द डेफिनेशन। लेट अस अंडरस्टैंड द डेफिनेशन। एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज होता है ना, उसका फील्ड लाइन आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, और एक आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड डायरेक्शन में होता है। अब मैंने यहां डेफिनेशन में लिखा है कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ कर्व। अब ये तो कर्व के जैसा तो दिख नहीं रहा है मुझे किसी तरह से। इट इज अ कर्व ड्रॉन सो दैट द टेंजेंट टू इट एट ईच पॉइंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फील्ड एट दैट पॉइंट। ये मुझे कर्व के जैसा तो नहीं दिख रहा है। अगर मैंने इसमें कहीं पर भी एक पॉजिटिव चार्ज को रखा, यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा, तो वो कैसे आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगा? स्टूडेंट्स एक बात याद रखो, ये जो पॉजिटिव लाइन है ना, वो भी कर्व्स ही होती है और उसका टेंजेंट भी स्ट्रेट लाइन होता है। तो ये जो एरो है वो तो स्ट्रेट लाइन है, लेकिन अगर एक से ज्यादा चार्जेस होते हैं तो हम देखते हैं क्या होता है। एन इंटरेस्टिंग पैटर्न इज क्रिएटेड व्हेन देयर आर मोर देन वन चार्जेस। लेट अस सी व्हाट हैपेंस। Suppose I have a positive charge like this and a negative charge here. Then you know that the electric field line from the positive charge is in the outward direction and it is in the inward direction at the negative charge. So this is the direction of electric field line, positive to negative. And you will see further they will form this type of curves. ऐसे कर्व्स बनाएंगे। अब ये हमारे कर्व लाइन्स है स्टूडेंट्स। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज होगा तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे दिखेगा। अब मान लो मैं यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज को रख देता हूं, तो इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट करते हैं। एक ये पॉजिटिव चार्ज का रिपल्सिव फोर्स एक्ट करता है जो ये डायरेक्शन में होता है। यहां से इसे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये डायरेक्शन में रिपल्सिव फोर्स एक्ट करता है। और एक नेगेटिव चार्ज का डायरेक्शन, नेगेटिव चार्ज का अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट करता है जो इस डायरेक्शन में होगा। अभी इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स जो है इस डायरेक्शन में होगा। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट है। और आप देखो कैसे होता है, ये जो कर्व है उस कर्व का ये टेंजेंट है। तो देखो डेफिनेशन अब आपको समझ में आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ कर्व। ये जो कर्व है वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सच दैट
द टेंजेंट टू इट एट ईच पॉइंट, मैंने ये वाला पॉइंट लिया है और यहां पर ये टेंजेंट है अपना, इट इज द डायरेक्शन ऑफ द नेट फील्ड एट दैट पॉइंट। इस पॉइंट पर फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा। मान लो ये पॉइंट पर मुझे फील्ड का डायरेक्शन ढूंढना है तो कैसे होगा, तो ये पॉइंट पे टेंजेंट कैसे होगा, यू हैव अ टेंजेंट लाइक दिस। नाउ क्वेश्चन arises, you can draw a tangent in this direction also, but you will not draw it because the positive charge will repel, and so it is always from positive to negative. Remember this, positive charge repels another positive charge and negative charge attracts a positive charge. So the direction of electric field line is always from a positive terminal, positive charge to a negative charge. So suppose at this point I want to understand what is the direction of electric field line, so I will place a positive charge here. Now if you see, this positive charge is going to repel our test charge, so this is the direction of electric field due to the positive charge, and this is the direction of electric field due to the negative charge. Let me write it as E minus. Now the resultant electric field will be in this direction, and that is automatically along the tangent. So what is the definition of electric field now? Electric field, it is a curve such that if you place any test charge on that curve, then the tangent at that point gives you the direction of the net electric field. That is about electric field, students. Now there are some important points about electric fields I want you to understand. But before that, remember one more diagram. This was about two positive charges, positive and a negative charge. But if you have two positive charges, then the electric field would be like this. This is outwards. This is also outwards. But you can see that this both field lines will repel, and you will get this kind of curves here. This indicates that the charges are repelling. Had it been a negative charge here, what would have happened? It is obvious that the arrows would be inside. That is it. Otherwise, the diagrams would remain the same. But only thing is the arrows are pointing inwards. Remember this direction, students. So that is about the direction of electric field lines. All right. Now some important points to remember about electric field lines. Let us see some important points about an electric field lines. Students, remember one thing, an electric field line. First point, electric field line is always directed from positive to नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है, नेगेटिव चार्ज पर खत्म होती है। ये एक पॉइंट है, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। दूसरी बात, फॉर सिंगल आइसोलेटेड चार्ज electric field lines end or start at infinity. Means what? अगर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन शुरू होगी, नेगेटिव पर खत्म होगी, ऐसे। लेकिन अगर मेरे पास सिर्फ एक आइसोलेटेड चार्ज है, एक सिंगल आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है, तो ये सारी फील्ड लाइंस ऐसे स्ट्रेट लाइंस होगी, इस तरह से स्ट्रेट लाइन होगी। कहां खत्म होगी? तो इंफिनिटी में खत्म होगी। सो इट एंड्स एट इंफिनिटी फॉर अ पॉजिटिव चार्ज। And if I have an isolated negative charge, then the field lines are towards the charge. तो ये शुरू कहां से हुई? तो इंफिनिटी से शुरू हुई। तो ये आपको याद रखना है कि
अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्जेस दिए हैं तो इट विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट अ नेगेटिव चार्ज. But if you have an isolated positive charge or an isolated negative charge, then the electric field lines, if for a positive charge, will end at infinity. For a negative charge, the electric field lines begin at infinity. This was the next point, students. You need to remember. And third most important point that you always need to remember is electric field lines are continuous curves. They never break anywhere. ये कर्व्स कभी कहीं पर टूटते नहीं है. ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो बीच में ये कर्व कहीं टूटेगा नहीं ऐसे, या ऐसा एक थोड़ा सा ब्रेक आ गया और ऐसा कंटिन्यू ऐसा कर्व जाएगा, ऐसा कहीं नहीं होता है. So they are always continuous curves. Next, electric field lines never cross each other. Remember this, students. Never cross each other. Why so? ये क्वेश्चन अक्सर आया है, जेडब्ल्यू में, नीट में आया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है. क्यों क्रॉस नहीं करती है? तो वो समझ लो स्टूडेंट्स. देखो, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है मान लो, और ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती है. तो ये पॉइंट पर अगर मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना है तो ये कर्व को भी मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं और ये वाले कर्व का भी मैं टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं. तो दोनों कर्व्स को मैं टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं. दैट मींस एट वन पॉइंट आई एम हैविंग टू टेंजेंट्स. Now remember what is the definition of electric field line? It is a point, it is a curve such that if you place a positive charge at any point on the curve, then the tangent represents the direction in which the curve will travel. I mean the charge will travel. तो मैंने ये पॉइंट पे अगर किसी चार्ज को रखा तो क्या इसका मतलब ये चार्ज इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता है. तो स्टूडेंट्स याद रखो, अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कर्व्स एक दूसरे को क्रॉस करती है तो उस पॉइंट पर हमको दो टेंजेंट्स मिलेंगे. उसका मतलब ये हुआ कि यहां पर अगर मैंने किसी चार्ज को रखा हुआ है तो वो ये डायरेक्शन में भी जाएगा, इस टेंजेंट के डायरेक्शन में भी, और इस टेंजेंट के डायरेक्शन में भी जाएगा. अब एक चार्ज एक साथ दो जगह कैसे जा सकता है? ये पॉसिबल नहीं है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर. रिमेंबर दिस. नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. आई विल राइट इन शॉर्ट E फॉर इलेक्ट्रिक field lines do not form closed loops. Electric field lines do not form closed loops. What does that mean? Suppose I have a positive charge here, I have a negative charge here. So field line starts from positive, goes to negative, and comes back like this. This is not possible for two reasons. Rather, for one reason. Why it is not possible? It is very obvious. If you consider this curve, then it means it is starting at a negative and coming to the positive. This is not possible. It will contradict the first point that electric field lines travel from positive to negative. So this is not possible. They will never form closed loops. But remember, students, in magnetism, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना, वो क्लोज लूप्स फॉर्म कर सकती है. ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ऐसे बाहर नॉर्थ टू साउथ जाएंगी और अंदर साउथ टू नॉर्थ, ऐसे क्लोज्ड लूप फॉर्म कर सकती है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे क्लोज्ड लूप्स नहीं बनाती है. तो ये 5 पॉइंट्स है स्टूडेंट्स, याद रखने हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट अ नेगेटिव चार्ज. बट इफ देयर इज एन आइसोलेटेड चार्ज देन दे विल आइदर स्टार्ट फ्रॉम इंफिनिटी और दे विल एंड एट इंफिनिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटीन्यूअस कर्व्स. द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एंड दे डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स. Some more important points that I would like you all to remember, students.
two more things I want to discuss. First, you have something called as uniform electric field and non-uniform electric field. In one previous lecture, I have already discussed this. Once again, I repeat it. If the field lines are parallel and uniformly spaced, equally spaced, parallel and equally spaced, then the electric field is said to be uniform. But if the field lines are not parallel and not equally spaced, then the field lines are not uniform. For example, अगर मैंने field lines को ऐसे ड्रॉ किया और ये एरोस बना दिए, तो ये यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. स्टूडेंट्स, जब भी आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो इस बात पर ध्यान देना फील्ड कैसा दिया है, यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है. क्योंकि आपके पूरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उस इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइप के ऊपर डिपेंड करेगा. तो ये आप याद रखो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो उसकी फील्ड लाइन सारी पैरेलल होगी और उनके बीच में जो डिस्टेंस है, गैप स्पेस है, वो इक्वल होगा. अच्छा, मैंने ऐसे एरोस बताया तो उससे आप क्या समझ सकते हो कि इस जगह पर पॉजिटिव चार्ज होगा और इस जगह पर नेगेटिव चार्ज होगा. ऐसा कैसे, कब होता है? तो आप इमेजिन करो, मेरे पास एक मेटल का शीट है जिसके ऊपर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है. कोई भी शीट है मेरे पास, प्लेन है, इसके ऊपर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरा प्लेन है जिस पर बहुत सारा नेगेटिव चार्ज है. तो ये पॉजिटिव, यहां पर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहां बहुत सारा नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो यहां से निकलने वाली फील्ड लाइंस ऐसे सारे यूनिफॉर्म होगी. तो ये सारे यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस का एग्जांपल है. अब नॉन यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस कैसा होगा? तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस जो है वो, उसकी लाइंस पैरेलल नहीं होती है. These lines are not parallel and they may not be equally spaced. Here you see there is less space, here there is greater space between the lines. So they may not be equally spaced and they are not parallel. Then it is non-uniform electric field. But in any case, students, remember one thing always: positive charge. This is one point you should remember. Second point you should remember. Third point I want you to remember: positive charge moves in the direction of electric field. Positive charge always moves in the direction of electric field. In this electric field, if I place a positive charge, then it will always move in this direction. It is obvious why? Because we assume that this side is positive and this side is negative. So positive and positive will repel, but negative and positive will attract. So the positive charge will always move in the direction of electric field. And if it is a negative charge, then it will move in the direction opposite to electric field. So if I place a negative charge here, it will move in this direction in the electric field. It is again very obvious, this side is negative, so negative will repel, so the charge will move in this direction. Same applies in a non-uniform electric field also. If I place a positive charge here, it will move in this direction. If I place a negative charge here, it will move in this direction. तो ये सारे पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में थे. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, इसके बाद वाला मेरा जो वीडियो है उसमें मैं बहुत एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए अब मैं जो सिखाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखो. स्टूडेंट्स, मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब हम ड्रॉ करते हैं ना, तो वो एक इमेजिनरी कंसेप्ट है और वो हमको दो इंफॉर्मेशन देता है.
एक मैग्नीट्यूड के बारे में और दूसरा डायरेक्शन के बारे में। लाइन का जो डायरेक्शन है उस पर हम हमेशा एरो से डायरेक्शन बताते हैं, तो लाइन का जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और दूसरी बात उसका मैग्नीट्यूड वो डेंसिटी से पता चलता है। अब ऐसा सवाल उठ सकता है कि भाई अलग अलग लोग अलग अलग टाइप के डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे। मान लो एक पर्सन ए है, उसने 1 कूलम चार्ज के लिए सिर्फ 4 एरोस बनाए। दूसरा पर्सन बी है, उसने 1 कूलम चार्ज के लिए 8 एरोस बनाए। अब कौन सही कौन गलत? दिस इज ऑल्सो 1 कूलम ऑफ चार्ज, दिस इज ऑल्सो 1 कूलम ऑफ चार्ज। Person A has drawn 4 arrows in the outward direction. Person B has drawn 8 arrows in the outward direction. Who is wrong? Who is right? In fact, both are right. Why? Because both of them have taken care of two things. First, the arrows are drawn in the outward direction because it is a positive charge. And second, near the charge, if I draw a circle, it is not a circle, it is a sphere. But on a board obviously it will look like a circle. So if you see, this area is less and in this area you have got 4 field lines. अगर मैं बड़ा सर्कल ड्रॉ करता हूं तो एरिया बड़ा हो गया, लेकिन नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स फिर से सेम है। तो बड़े एरिया में 4 लाइन्स, छोटे एरिया में 4 लाइन्स, किसकी डेंसिटी ज्यादा है? ऑब्वियसली छोटे सर्कल में डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस ग्रेटर है, बड़े सर्कल में डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा है, आई मीन कम है। छोटे सर्कल में डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा है, बड़े सर्कल में डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस कम है। डेंसिटी कम है इसमें, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। इसका डेंसिटी ज्यादा है तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। इसमें भी वही रूल फॉलो होगा। अगर मैं छोटा सर्कल ड्रॉ करता हूं और अगर छोटा स्फीयर ड्रॉ करता हूं तो इसमें डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा है और इसमें डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस कम है। यही पर्सन है, अगर मैं ये 2 कूलम का चार्ज बना देता तो जब उसने 1 कूलम में 4 लाइंस बनाई थी तो अब वो 2 कूलम्स में उसको 8 लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेगी। और इसको 2 कूलम्स में 16 लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेगी, तो ही विल ड्रॉ 16 लाइंस in 2 coulombs. So both of them have a different method of drawing the diagram, but the rules remain the same. Conditions follow होती है, इसलिए इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आपने कितनी लाइंस ड्रॉ की है। फर्क किससे पड़ता है? अब मैं जो सेंटेंस बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। फर्क किससे पड़ता है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। अगर मैंने यहां पर एक छोटा सा एरिया रख दिया, यूनिट एरिया, ये मेरा यूनिट एरिया है। देखो मैं यहां पर फिर से डायग्राम ड्रॉ करता हूं। This is a diagram of field lines and I will draw a small square. और इतने ही एरिया का स्क्वायर मैं यहां भी ड्रॉ करता हूं। देखो ये एरिया और ये एरिया दोनों सेम। अब मुझे बताओ कि इसमें से ज्यादा लाइंस आ रही है, इसमें से ज्यादा लाइंस आ रही है, इसमें से कम लाइंस आ रही है। दैट मीन्स यहां पर डेंसिटी ज्यादा है, यहां पर डेंसिटी कम है। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। हेड्स स्टूडेंट्स, नाउ this definition which I am writing here, remember that it will be very useful in the next lecture, that is electric flux. What is electric field? Number of field lines per unit area.
देखो फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी कंसेप्ट है, तो आप नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को काउंट तो कर नहीं सकते हो, फिर भी जब आपने 1 कूलम के लिए 4 लाइंस ड्रॉ की तो 2 कूलम्स के लिए 8 ड्रॉ करोगे, 3 कूलम्स के लिए 12 लाइंस ड्रॉ करोगे। वो आपके ऊपर है आपको कितनी लाइंस ड्रॉ करनी है, लेकिन वो रूल एक बार आपने फिक्स कर लिया, डिसाइड कर लिया कितनी लाइंस ड्रॉ करनी है, तो एक यूनिट एरिया में से आपकी कितनी लाइंस पास होती है वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को डिनोट करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का अब ये डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का याद रखो, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। नो डाउट दिस इज एन इमेजिनरी कंसेप्ट, but it is a very, very important concept to understand so many things. See you very soon in the next video, that is for electric flux. Till then, take care.